हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू माइंड ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं हर क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। उसमें हमने देखा था 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? तो अब इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम के हमने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स देखे थे। उसके बाद में हमने ये चीज़ भी समझी थी, या मैं बोल सकती हूँ कि जानी थी, कि हमारी कंट्री में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है। तो वो करता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। इतनी चीज़ें आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्लानिंग क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या है? हमने फ्यूचर के बारे में कुछ अभी से सोच के रखा कि हमें फ्यूचर में XYZ चीज करनी है, तो वो क्या हो गई? प्लानिंग हो गई। आप लोग प्लान करते होंगे कि आपको आपके करियर में क्या करना है। 12th आ गई, अब 12th के बाद में देखना पड़ेगा भाई करना क्या है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं वो तो भाई 10th से ही समझ लेते हैं, जब वो लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम 11th में हमने ये सब्जेक्ट चूज किया तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को परस्यू करने वाले। कुछ वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, राइट? कुछ ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं। लेकिन सबके पास में एट इस पॉइंट पर कि आप 12th में पहुंच गए हो, अब आपको फर्दर क्या करना है उसकी प्लानिंग सबके पास कुछ ना कुछ चल रही होगी। जिसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसे करना क्या है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, उसके भी कुछ ना कुछ बैकअप होंगे कि अच्छा ठीक है 12th के बाद में नहीं होगा तो यार क्या एक डिग्री ले लेंगे। प्लानिंग तो की कि एक डिग्री ले लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, राइट? ये भी क्या थी? प्लानिंग तो थी कि हम इन फ्यूचर ये कर लेंगे। तो फ्यूचर के बारे में पहले से डिसाइड करना इज व्हाट? प्लानिंग, राइट? प्लानिंग को आप लोगों ने आपके बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पूरा एक चैप्टर है प्लानिंग पर, उसमें वो प्लानिंग में आपने जो जो पढ़ा वही सारी प्लानिंग जो है वो यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर प्लानिंग के पहले एक प्रीफिक्स ऐड हो गया, दैट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हो गई स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक प्लानिंग होगी कि आप इकोनॉमी के बारे में प्लान कर रहे हो। इकोनॉमी में कौन सी चीजें कैसे चलनी है, क्या करना है, हमें इन फ्यूचर कहाँ पर पहुंचना है, उसे हम क्या बोल देंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग बोल देंगे। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग ये चीज होती है कि एट प्रेजेंट आप कहाँ पर हो और इन फ्यूचर आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हो, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो फिल कौन करता है? प्लानिंग करती है, राइट? सो प्लानिंग इज बेसिकली व्हाट? थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हो गई? आपकी इकोनॉमी के बारे में फ्यूचर का सोचना। ठीक है, कि इन फ्यूचर आपकी इकोनॉमी में आपको ये करना है, आपकी इकोनॉमी में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लेके आना है, जिसके वजह से क्या होगा कि आप एक चीज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने प्लान किया है या हमारा ये एम है कि हमें अपनी कंट्री को ग्रो करवाना है। ठीक है, हम ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो वो ग्रोथ सिर्फ हमारे बोलने से थोड़ी ना आ जाएगी, है ना? वो ग्रोथ के लिए हमें प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, राइट? कि कैसे हम उस ग्रोथ तक पहुंचने वाले हैं। तो ये प्लानिंग कि हमें वो अगर हमारा एक पर्टिकुलर एम है तो हम वहां तक कैसे जाने वाले हैं, ये क्या है? ये है आपकी प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग बेसिकली जितना भी आपको प्लानिंग के बारे में पता है सब कुछ यहाँ पर ले आओ, बस एक प्रीफिक्स के साथ में लाना है, दैट इज इकोनॉमिक। और इससे हम क्या बता रहे हैं कि इकोनॉमी के बारे में प्लान करना है। ठीक है, सो अब देखो हमने प्लान कर लिया स्टूडेंट्स की मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, तो क्या वहां पर बात खत्म हो जाती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में 2 सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को हमें पब्लिक सेक्टर के अंदर रखना है, कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को हमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए हम प्लान करेंगे। कि प्लान भी ऐसा नहीं कि हवा में कर देंगे। प्लान कैसे करेंगे? पूरा सर्वे किया जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाएगी, अच्छे से देखा जाएगा, अच्छे से रिसर्च किया जाएगा, उसके बाद में बोला जाएगा या बताया जाएगा, या ये डिसीजन जो है वहां तक पहुंचेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर आने वाली है, कौन सी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंदर आने वाली है। ठीक है, अब ये जो सारी प्लानिंग है ये कौन करने वाला है? मैं करने वाली हूँ क्या? बिल्कुल नहीं।
मुझसे तो कोई पूछेगा ही नहीं कि भाई आप बता दो क्या प्लान करना है, ऐसे कोई किसी से भी तो पूछ नहीं लेंगे। प्लानिंग अगर आप पूरी एक कंट्री की प्लानिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपके पास में कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए, राइट, जो कि एकदम एग्जैक्ट या मैं बोलूँ एकदम एक्यूरेट प्लान फ्रेम कर सके, ठीक है। तो अब कौन करता है वो चीज़ हम पढ़ेंगे अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इसका मतलब समझने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि क्यों प्लानिंग ज़रूरी होती है, क्यों प्लानिंग ज़रूरी है, प्लानिंग कौन करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब क्या क्या प्लान हुआ होगा, हम क्या, इस चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो 1950 टू 1990 क्या क्या प्लान किया गया होगा, क्या क्या कैसे कैसे प्लानिंग हुई होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा 5 ईयर प्लान्स के बारे में, राइट, सुना ही होगा, आई नो, बस हो सकता है कि सिर्फ सुना होगा, अंदर का कुछ नहीं पता होगा। तो वो 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ हम बोलें कि वो 5 ईयर प्लान्स कैसे फ्रेम करे जाते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले अपने कमिंग वीडियोज में, ठीक है। हम देखेंगे कि ये जो प्लानिंग की गई, ओके, वो कितनी इफेक्टिव रही, प्लानिंग करने की वजह से क्या एक पॉजिटिव चेंज आया हमारी कंट्री में या नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने सब्सिक्वेंट जो हमारे वीडियोस आने वाले हैं उसमें देखेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब समझने वाले हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों ज़रूरी है वो समझने वाले हैं, ओके, और जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कौन करता है ये देखेंगे, ठीक है। सो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मतलब है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी के लिए जो प्लान किया जाता है वो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ठीक है। सो आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप for the government was to revive the poor, backward and stagnant economy inherited from the British rule, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है ना, बहुत ही अच्छे से नोन है हमें कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई थी, हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्टैग्नेंट, बैकवर्ड हो चुकी थी, हमारी इकोनॉमी बहुत ही पीछे जा चुकी थी। जैसे कि अगर मान लो कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारी इकोनॉमी अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पर थी, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद में जो इकोनॉमी है वो यहाँ से यहाँ चली गई, बहुत ही नीचे जा चुकी थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जो है हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। सो ये जो पर्टिकुलर चीज़ ब्रिटिशर्स की आने की वजह से हुई कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही बैकवर्ड, स्टैग्नेंट और पुअर बन गई, तो उस इकोनॉमी को क्या वैसे ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं? नहीं। जो अगर इंडिपेंडेंस मिली है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये रिवाइव करना ज़रूरी है। आप अगर आपकी कंट्री को ग्रो करवाना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ एक आधे जो है एक दो फैमिलीज की वजह से ग्रो हो जाएगी। कंट्री को ग्रो कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि एक एक पर्टिकुलर पर्सन को ग्रो करवाना है, राइट। तो अब जो गवर्नमेंट का काम था वो क्या था कि इस बेजान सी इकोनॉमी में क्या लेके आए, जान लेके आए, राइट। वो जो इकोनॉमी जो कि बहुत ही बैकवर्ड हो चुकी थी उसे वापस जो है एक प्लेस पर लेकर आए, एक उसकी जो जहां पर वो थी वहां तक लेके आए और इवन उससे ऊपर वापस लेकर जाए, राइट। तो ये एक गवर्नमेंट का मेन एम हो चुका था। तो अब गवर्नमेंट जो प्लान करेगी वो ऐसे ही प्लान करेगी जिससे कि ये सारी जो ड्रॉबैक्स हमने देखे थे वो ओवरकम हो सके, ओके। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो देखो कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ रही है भाई, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कितनी ख़राब है। अगर पता ही नहीं होगा कि आपकी इकोनॉमी वर्क कैसे करने वाली है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि कुछ भी कंट्री में सही नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही चीज़ हमने पहले से प्लान कर ली कि हम अपनी कंट्री को ऐसे चलाने वाले हैं तो हर एक चीज़ एक सिस्टमैटिक मैनर में चलने वाली है, ठीक है। So for the development of Indian economy, it was necessary for a government to plan
फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखो हमारी कंट्री का अगर डेवलपमेंट करना है तो क्या जरूरी है, गवर्नमेंट एक प्लान बनाए, एक प्लान बनाए कि अच्छा इस पर्टिकुलर वे में जो हो हम अपनी कंट्री को वापस रिवाइव करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही है बहुत अच्छे से कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमेशा से डोमिनेट किया है इंडियन इकोनॉमी पे। ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन में या पूरी इकोनॉमी का जो 2/3 पार्ट था वो किस में इन्वॉल्व था, एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट। अब ये चीज हमें भी पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने इन्वॉल्व तो थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इतने रिटर्न्स नहीं देते थे, राइट। तो जब वो रिटर्न इतना नहीं दे रहा है तो ऑब्वियस सी चीज क्या हो रही है, यही हो रहा है कि जो आपकी जो लोग हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व है उनके पास में प्रॉपर इनकम नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो पुअर होते जा रहे हैं। और पुअर जो है यार, अगर गरीबी आएगी आपकी कंट्री में तो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ पर क्वेश्चन किया जाएगा कि जरूर आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही है तभी इतनी गरीबी आ रही है। अगर आज हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज आ रही है, न्यू जो है इनोवेशंस किए जा रहे हैं, तो उन सब में काम करने के लिए लोगों की जरूरत होगी। और जब लोगों को काम मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इंक्रीज हो गया। और जब कोई पर्सन एम्प्लॉयड होता है तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब कि उसके नहीं, आई शुड से कि इकोनॉमी में हम बोल सकते हैं कि कम चांसेस होते हैं हमें पुअर देखने के लिए, राइट। अगर आज की डेट में देखें तो हमारी कंट्री में तो बहुत पुअर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आपको बहुत लोग दिखेंगे, लेकिन अगर आपकी कंट्री ग्रो कर रही है तो साथ में उन्हें भी ग्रो करवाना है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अपर सेक्टर जो है, मतलब कि इनकम लेवल्स में जो अपर सेक्टर है सिर्फ उनकी वजह से आपकी कंट्री ग्रो करवा दो और पुअर को पुअर रहने दो, उसे हम ग्रोथ नहीं बोलते। ग्रोथ का मतलब क्या है कि एक एक पर्सन जो है वो ग्रो कर रहा है, एक एक पर्सन का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, सबकी जो कंडीशन है वो सुधर रही है, ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट थी उनके लिए क्या ज़रूरी था कि वो कुछ प्लान बनाए जिससे कि आपकी कंट्री का बेटरमेंट हो सके। इससे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। Economic planning can be defined as making major decisions what, how and for whom to produce by the conscious decision of the determinant authority on the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole. Now 3 central problems हमें पता है ना, कौन कौन सी, what to produce, how to produce and for whom to produce। ये हमने अपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके साथ साथ में जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें भी हमने देखा था what to produce, how to produce and for whom to produce। तो ये चीज हमें पता है स्टूडेंट्स की ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी से क्या बता रहे हैं हम कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके आसपास या जिनके अराउंड जो है पूरी कंट्री के जो डिसीजंस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अगर इन 3 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से मिल जाए तो जो डिसीजन मेकिंग होता है वो काफी इजी हो जाता है, राइट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में जो इकोनॉमिक प्लानिंग था उसमें हम क्या आई शुड नॉट से था। सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है किस चीज में, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब जैसे कि हमें पता है या हमने ठीक है इस चीज को बोल दिया कि हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। अब क्या सिर्फ बोलने से काम हो गया? नहीं, अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी होना है, पब्लिक सेक्टर भी होना है। तो कौन सी इंडस्ट्रीज को हमें पब्लिक सेक्टर के अंदर रखना है, कौन सी इंडस्ट्रीज को हमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखना है, ये चीजें भी तो हमें देखने पड़ेगी, राइट। तो ये प्लान करना पड़ेगा। अगर एक बार डिसाइड कर ले कि अच्छा ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहने वाली है और कुछ दूसरी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है वो आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर रहने वाली है, तो एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ कि भाई कौन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद में जब ये इंडस्ट्रीज का डिवीजन हो गया है तो उसके बाद में जो है ये जो तीनों क्वेश्चंस है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए और कैसे, ये क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। जैसे वो जो प्लानिंग की गई कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज को हमें डिफरेंट सेक्टर में रखना है, तभी आधे से ज़्यादा आंसर्स वहीं पर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो डिफेंस सेक्टर है स्टूडेंट्स, वो
पब्लिक सेक्टर के अंडर रहता है। ओके, वो प्राइवेट सेक्टर को इंटरवीन नहीं करने देते हैं। ये उनका डिसीजन है कि डिफेंस को हम अपने अंदर ही रखेंगे, हमें प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो वो डिसीजन लिया गया कुछ सोच समझ के। तो ये देखो, ये इकोनॉमिक प्लानिंग है। कुछ बेसिक हम बोल दें कि कुछ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जो है हम उन्हें किसे हैंड ओवर कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को, कि ठीक है आप जो है इन्हें बनाओ, बेचो, जैसे बेचना है बेच लो, ठीक है। कुछ नेसेसिटीज होती है, कुछ एसेंशियल आइटम्स होते हैं जो कि हो सकता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिए गए तो उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें तो प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो हो सकता है कि वो उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग पुअर हैं वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं वो गवर्नमेंट ने हो सकता अपने अंदर रख लिए होंगे कि ठीक है हम लोग इसका प्रोडक्शन करेंगे ताकि ये सबके पास पहुंचे, बिकॉज गवर्नमेंट का मेन एम क्या है, वेलफेयरमेंट, राइट। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को न्यू नहीं लग रही होगी, ये सब कुछ हम अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, हम क्या बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग है जो कि डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनके आंसर दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है या ये जो प्लानिंग है ये हवा में कर दी गई। प्लानिंग हवा में नहीं होती भाई। अगर प्लानिंग कर रहे हो वो भी किस लेवल पर, पूरी नेशन के लेवल पर, पूरी कंट्री के लेवल पर, राइट। इकोनॉमिक प्लानिंग जो वो क्या बता रही है कि पूरी कंट्री के लिए आपकी जो प्लानिंग है वो की जा रही है। तो ये जो प्लानिंग हो रही है ये हवा में तो नहीं होगी कि अच्छा मुझे लगा कि नहीं यार जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, जो मेकअप आइटम्स है, ठीक है, वो हमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखना तो हमने रख लिए। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही बोलने से कुछ नहीं होगा, इसके पीछे पूरा रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। पूरा जो है, जो हमारे एक्सपर्टीज हो रहते हैं, जो कि ये प्लानिंग वगैरह करते हैं, वो लोग पूरा एक सिस्टमैटिक मैनर में पूरा रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं कि, और फिर उसके बाद में इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को उन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखना है और कौन सी इंडस्ट्रीज को उन्हें पब्लिक सेक्टर के अंडर रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को इकोनॉमिक प्लानिंग में कुछ जो टर्म्स याद रखना है वो क्या रखना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्लान होता है, गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है। उसके बाद में जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने में हेल्प करती है। और जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो किसके बेसिस पर की जाती है, कॉम्प्रहेंसिव सर्वे पर। कॉम्प्रहेंसिव सर्वे से क्या समझ रहे हैं हम कि हमने एक डिटेल्ड सर्वे किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कोई सर्वे नहीं किया है, एकदम डिटेल में जाकर सर्वे किया गया है, एकदम डिटेल में जाकर रिसर्च की गई है और फिर उसके बाद में जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। सो आई होप कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड में ये जो हमारे तीनों पॉइंट्स हैं इनमें आई होप सो कि आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। Then the Industrial Policy Resolution of 1948 and the Directive Principles of Indian Constitution assigned a leading role to the public sector. Now students, एक और यहाँ पे टर्म आया क्या, The Industrial Policy Resolution of 1948. इसके नेम से क्या समझ में आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ जो है इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से रिलेटेड होगा, राइट। कि कुछ पॉलिसीज फ्रेम की गई रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी हैं, ऐसे ऐसे सारी जो पर्टिकुलर डिसीजंस हैं या हम बोल दें कि जो सारे वर्क हैं वो इन पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर होने, राइट। यही समझ में आ रहा है, यही हम समझते हैं जब भी हमारे सामने ये वर्ड आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट। सो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 में फ्रेम किया गया, ठीक है। इंडिपेंडेंस कब मिली, 1947 में। विद इन 1 ईयर क्या किया गया भाई, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फ्रेम किया गया। किस एम से, ये प्लानिंग के एम से ही कि हमें कैसे हमारी जो कंट्री है उसमें जो सारी इंडस्ट्रीज हैं, जो सारे सेक्टर्स हैं, उन्हें वर्क करवाना है, ठीक है।
तो ये जो है बिल्कुल आपके इंडिपेंडेंस के बाद में ही बहुत ही जल्दी ये जो रेजोल्यूशन है वो फ्रेम किया गया था। और उसके साथ में अगर हम बोलें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो एक और टर्म आया है यहाँ पे, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ठीक है। ये कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ आइटम्स होते हैं या कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि हमें बताना है कि ऐसे ऐसे वर्किंग करनी ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बिकॉज आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट होगा या आपने ये पढ़ा होगा कभी कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट होगा, तो आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से इसे ज़रूर पढ़ने वाले हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो उसमें। लेकिन अभी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में तो इसकी ज़रूरत है नहीं। सिर्फ इतना हमने देख लिया कि ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने साथ में मिलकर क्या डिसाइड किया कि उन्होंने साथ में मिलकर असाइन किया पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को जो है वो हमने उस टाइम पर पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा हम बोल सकते हैं वेटेज दिया गया था एज कम्पेयर टू योर प्राइवेट सेक्टर। आज की डेट में देखें तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू योर पब्लिक सेक्टर। इवन जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उसमें हम देख सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है। तो अभी तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया, लेकिन मैं उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम पर क्या था, जो पब्लिक सेक्टर था उसे ज़्यादा वेटेज दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि हमने पूरा पब्लिक सेक्टर को ही काम दे दिया, और नहीं, साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें भी प्लानिंग में इन्वॉल्व किया गया था, उनके लिए भी प्लान किया गया था, उनकी भी चीज़ें सुनी गई थी और उसके बाद में सारी प्लानिंग हुई थी, ठीक है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि तब जो लीडिंग रोल है वो किसको दिया गया? पब्लिक सेक्टर को दिया गया। नाउ ये जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 है स्टूडेंट्स, इसमें क्या था इसका हम थोड़ा सा एक ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं, एक ब्रीफ उसकी समरी देख लेते हैं कि उसमें क्या था। देखो, इसमें भी मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या क्या था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि इसमें था क्या, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में जो हमारे बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। ऐसा मत सोचना कि मैम ने वो पॉइंट्स ही स्किप कर दिए, बिल्कुल हम कवर करेंगे। पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट तो अच्छे से कंप्लीट कर लें, फिर उस पर वापस चले जाएंगे, ठीक है। सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 made clear that India is going to have a mixed economic model, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में बहुत ही क्लियरली ये बता दिया गया था, या इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन से ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया था कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल होने वाला है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी पर भी वर्क नहीं करेंगे और ना ही हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर वर्क करेंगे, बिकॉज दोनों के अपने अपने क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन दोनों के डिसएडवांटेजेस को चेंज या दोनों के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने वाला भी हमारे पास में एक सोल्यूशन था, दैट वाज मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, तो वो लिया गया, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है, राइट। अब जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी उसमें से कौन सी इंडस्ट्री किस में आने वाली है, किसका पार्ट होने वाली है। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि एक इंडस्ट्री को आप प्राइवेट भी रखो पब्लिक भी रखो, ऐसा नहीं होगा, किसी ना किसी की मेजॉरिटी तो होगी राइट। तो अब कौन सी पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज आने वाली है वो किसने बताया था, या वो किसके थ्रू हमें पता चला? वो हमें पता चला विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है वो किया था किसने? ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन ने। अब वो डिवीजन कैसे किया गया था, तो वो ये कुछ
4 ब्रॉड एरियाज में क्लासिफाई किया गया था। क्या क्या थे वो? स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें हमें गवर्नमेंट का ही जो है गवर्नमेंट को ही लेना है भाई, यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज जैसे कि मान लो डिफेंस हो गया, ओके, आर्म्स एंड एटम्स वाली इंडस्ट्री हो गई, तो वो किसके अंदर रखी गई? प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखी गई, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के अंदर रखी गई, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं था। देन कम्स सम बेसिक इंडस्ट्रीज, कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज जो कि बेसिक गुड्स का प्रोडक्शन करती हो वो आई, तो उसमें आया पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। इसमें हम पब्लिक सेक्टर भी देख रहे थे, प्राइवेट सेक्टर भी देख रहे थे, ठीक है। अब हो क्या रहा था, ऐसी इंडस्ट्रीज में सेटअप करती थी पब्लिक सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट इसे सेटअप करती थी, एंड लेटर ऑन वो लोग इसे जो है प्राइवेट हैंड्स में दे देते थे। उन्होंने सेटअप कर दिया, थोड़ा सा चला लिया और फिर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि अब आप संभालो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, ठीक है। तो इसके अंदर भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी। फिर कुछ आती है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, वो थी हमारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें कि ग्रोथ जो है वो पब्लिक सेक्टर में नहीं देखी जा सकती हो, ऐसी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखा गया, ठीक है। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी। फिर उसके बाद में आते हैं कुछ अदर इंडस्ट्रीज जो कि इन तीनों में नहीं थी, वो आ गई अदर में, जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आने वाली है। तो कुछ इस वे में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिवीजन किया गया कि कौन सी इंडस्ट्री किस में आएगी। अब देखो, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही डिटेल में नहीं बताया कि कौन कौन सी चीज़ है या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज किस में आएगी। अगर आप चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो कि स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती होंगी, बेसिक इंडस्ट्रीज में कौन सी आती होगी, इंपॉर्टेंट में कौन सी आती होगी और अदर में कौन सी आती होगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया बिकॉज वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़रूरी नहीं था, ठीक है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं था। लेकिन आप आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए बिल्कुल इसे देख सकते हो एंड इवन देखना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, इसको थोड़ा सा और समझाने का मोटिव क्या था कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो डिवीजन है वो किया गया था, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं वापस हमारे उन्हीं पॉइंट्स पर जो कि हम अभी छोड़ कर आए थे, उन्हें कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये जो बाकी के बचे हुए हमारे 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें कंप्लीट करते हैं। To make economic planning effective, the government of India set up Planning Commission in 1950 with the Prime Minister as a chairman. अब देखो, जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि मैं यहाँ पर प्लानिंग नहीं करने वाली हूँ, राइट। हमारे प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। हमने बोल दिया कि इकोनॉमिक में ऐसा होना है तो उससे हम कुछ नहीं होने वाला है। प्लानिंग करने वाले जो हैं एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को अच्छे से रिसर्च करके और उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो ये जो एक्सपर्टीज है भाई, ये कोई एक इंस्टीट्यूशन होगा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ पर जिससे हम एक टर्म होगा जिसमें कि हम बोल सकें कि ये हमारी प्लानिंग करते हैं। तो कौन करते हैं या क्या सेटअप किया गया था? प्लानिंग कमीशन। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था एंड प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि वो सारी जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए प्लानिंग करे। मतलब कि इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करने वाला है? प्लानिंग कमीशन, ठीक है। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना कि प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ था और किस पर्पज से? इकोनॉमिक प्लानिंग से। क्या आज भी प्लानिंग कमीशन चलता है क्या स्टूडेंट्स? चलता है, राइट। यही बोल रहे होगे कि चलता है मैम, प्लानिंग कमीशन तो होगा तभी तो हो रही है प्लानिंग। लेकिन देखो, प्लानिंग कमीशन है लेकिन अब हम उसे प्लानिंग कमीशन के नेम से नहीं जानते, तो किस नेम से जानते हैं उसे? देखो, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है बाय नीति आयोग। आई होप सो कि आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग स्टूडेंट्स फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। मतलब कि 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बना वो प्लानिंग कमीशन था कब तक? 31 दिसंबर 2014 तक, ओके। इस पर्टिकुलर डेट तक जो इकोनॉमिक प्लानिंग करता था वो कौन था भाई? प्लानिंग कमीशन था। लेकिन आफ्टर दिस फ्रॉम 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कौन करने लगा?
नीति आयोग करने लगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इवन याद भी होना चाहिए। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी एट प्रेजेंट आपकी इकोनॉमी में प्लानिंग कौन करता है। अगर आप लोगों ने प्लानिंग कमीशन लिख दिया तो वो चीज गलत हो जाएगी, बिकॉज प्लान कौन कर रहा है, प्लान तो नीति आयोग कर रहा है, राइट। सो नीति आयोग इज नथिंग बट वो जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। कुछ न्यू पॉलिसीज, कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशन से फ्रेम किया गया होगा, जो नेम है वो चेंज हो गया, बाकी काम जो है वो उसे वही करना है, इकोनॉमी की प्लानिंग करनी है, ठीक है। नीति आयोग में जो हमारा नीति है स्टूडेंट्स, उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो नेम से क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो इंडिया है उसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसे ट्रांसफॉर्म कौन कर रहा है, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है भैया, वो ऐसे प्लान्स बनाएंगे, वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएंगे जिसकी वजह से इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होगा इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ट्रांसफॉर्म होगा जो कि सबके लिए अच्छा हो, ठीक है। नीति आयोग की चेयरपर्सन कौन है स्टूडेंट्स, तो वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट इज जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं कंट्री के, वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। प्लानिंग कमीशन में भी हमने ये चीज देखी ना कि चेयरपर्सन जो थे वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। प्लानिंग कमीशन में भी वही था और नीति आयोग में भी वही है कि चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। एंड सीईओ इज अमिताभ कांत। अब ये जो टर्म्स हैं या सॉरी ये जो नेम्स हैं, ये अगर आपको याद ना रहे तो भी चलेगा, वैसे ये तो रह ही जाएगा, इतना तो याद रख ही लोगे कि चेयरपर्सन जो है वो कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अगर सीईओ भी याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ नहीं, आपका एक जनरल नॉलेज बढ़ाने वाली चीज है। जो आपका एग्जाम्स है उसमें ये तो नहीं बोलेंगे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है ये बताओ, ठीक है। इतना तो है श्योरिटी की, ये तो नहीं बोलेंगे, बाकी पता रहेगा तो ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखना है वो ये रखना है कि नीति आयोग फॉर्म हुआ था ऑन 1 जनवरी 2015 को, ओके। अब जो इकोनॉमिक प्लानिंग करता है वो कौन करता है, नीति आयोग करता है, ठीक। So the purpose of the commission was to carefully assess the human and physical resources of the country and to prepare the plans for the effective use of resources. Now students we know कि हमारी जो कंट्री थी उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज थे, रिच थी वो रिसोर्सेज में, राइट, ब्रिटिशर्स के आने के पहले। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, इनका ओवर यूज किया, इनका मिसयूज किया, और ये सारा यूज जो हुआ था, ये जो सारे जो रिसोर्सेज को उन्होंने यूज किया वो हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए नहीं किया, किसके लिए किया, उनकी कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो अब जो हमारे रिसोर्सेज थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज थे, या हम बोले कि जो हमारी कंट्री रिच इन रिसोर्सेज थी, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया था कि वो रिसोर्सेज में कमी आने लगी, राइट। और ये जो रिसोर्सेज है उनके एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो रुक चुकी थी। नाउ जो प्लानिंग कमीशन है उनका काम क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग करना। और इकोनॉमिक प्लानिंग का काम क्या था कि कंट्री में ऐसे प्लान्स बनाना जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो, जिसकी वजह से हर एक पर्सन जो है वो खुश रहे, राइट। तो अब जो ये प्लानिंग कमीशन बना था उनका ये पर्पस था कि वो अच्छे से केयरफुली असेस करे, केयरफुली एक एक चीज़ को एग्जामिन करे, एक एक जो रिसोर्सेज है उनके ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज है उन्हें अच्छे से एग्जामिन करे और ऐसे प्लान बनाए जाए जिनमें उनका प्रॉपर यूज हो, ठीक है। ऑप्टिमल यूज होना चाहिए। ऑप्टिमल यूज होने का मतलब क्या है कि एक मैक्सिमम लेवल है कि इतना यूज हो सकता है किसी रिसोर्स का, वहां तक करो, वेस्टेज बिल्कुल कम करो, वो उसको हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, राइट। सो ऑप्टिमम यूज जो है वो जरूरी था रिसोर्सेज का, एंड प्लानिंग कमीशन का ये एक पर्पस था, ये एक काम था कि उन्हें सारे रिसोर्सेज को केयरफुली असेस करना है, केयरफुली देखना है कि क्या क्या है, उसके बाद में उनका ऑप्टिमम यूसेज करना है, ठीक है। The planning commission fixed the planning period at 5 years, which began the era of 5-year plans. अब 5-year plans आप लोगों ने सुने ही होंगे, तो 5-year plans कहाँ से आए, प्लानिंग कमीशन लेके आई 5-year plans। प्लानिंग कमीशन ने बोला
कि ऐसे एक एक 2-2 साल के प्लान्स बनाने से कुछ नहीं होगा, थोड़े से लंबे टाइम के प्लान बनाओ, ठीक है। वैसे तो एक बिग प्लान बनाया जाता है फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। अब उस बिग प्लान में जो भी पर्टिकुलर अटेनमेंट्स करने होते हैं वो सारे हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल प्लान्स ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। वो 20 साल का एक प्लान तो हो ही गया कि ठीक है 20 साल में ये चीजें जो हैं वो हमारी कंट्री को अटेन करना है, लेकिन 20 साल के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने उसे डिवाइड कर दिया, हमने उसे 5-5 साल के प्लान में डिवाइड कर दिया कि 5 साल में आपको ये अटेन करना है, नेक्स्ट 5 साल में आपको इस पे ध्यान देना है, नेक्स्ट 5 साल में आपको किसी और चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो है आपके पूरा जो प्लान है उसे 5 ईयर्स में ब्रेक कर दिया गया एंड 5 ईयर प्लान्स लेकर आए गए, ठीक है। अब ये जो 5 ईयर प्लान्स है स्टूडेंट्स, इनके क्या गोल्स थे, क्यों बनाए गए 5 ईयर प्लान्स, या 5 ईयर प्लान्स में क्या देखा जाता है, या जो हमारे जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाए तो किस ऑब्जेक्टिव से बनाए कि क्या अटेन करना है, ये क्या थे, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि ये जो 5 ईयर प्लान्स की हम बात कर रहे हैं इनका क्या मतलब था और इनके क्या गोल्स थे। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, ये सब कुछ आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को अभी तक का सब कुछ अच्छे से क्लियर है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ना। वैसे भी थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरा सोलली थ्योरी है, तो बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आई होप सो कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। थैंक यू।